सीएम रघुवर दास का सीएम सोरेन पर हमला, प्रेस कॉन्फ्रेंस का साधा निशाना। मधुपुर उपचुनाव को लेकर किया बीजेपी की जीत का दावा। कैमूर के डीएम ने किया सदर अस्पताल का निरीक्षण। अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड का लिया जायजा, संबंधित अधिकारियों को दिए अहम दिशा निर्देश। झारखंड में कोरोना का बढ़ता प्रकोप, 17 मरीजों की हुई मौत, कुल आंकड़ा 1,37,000 के पार। बंगाल पुलिस की उदासीनता की भेंट चढ़े एसएचओ अश्विनी कुमार। वारदात का वीडियो आया सामने, लापरवाही के चलते नहीं बचाए जा सके एसएचओ। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। पीएमसीएच के कोविड वार्ड में बरती जा रही लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। कोविड वार्ड में भर्ती मरीज राजकुमार भगत की मौत के बाद उसे बाढ़ का मरीज चुन्नू बताकर उसके शव को चुन्नू के परिजनों को सौंपा गया। इस बीच शव का दर्शन भी परिजनों को नहीं करने दिया गया। जब बांसघाट पर शव जलाने की बारी आई तो पत्नी ने अंतिम बार शव का चेहरा देखने की मिन्नत डोम राजा से की। जब पत्नी ने मृतक का चेहरा देखा तो उसके होश उड़ गए। जिसकी मौत की सूचना के बाद रो रो कर उसका बुरा हाल था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और बोली ये उसके पति का शव नहीं है। भागते भागते पीएमसीएच पहुंचे। वहां तैनात डॉक्टरों और कर्मियों को हकीकत बताई। प्रशासन की इस लापरवाही पर कड़ा कदम उठाते हुए अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर आईएस ठाकुर ने तत्काल हेल्थ मैनेजर अंजलि को बर्खास्त करने की घोषणा कर दी। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कुमार गौतम जुड़े हुए हैं। गौतम जी, पीएमसीएच में इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है, एक जीवित व्यक्ति को मृत व्यक्ति में बदल दिया गया, इतनी बड़ी लापरवाही। बिल्कुल, सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल है पीएमसीएच और वहां पर कोविड को लेकर के सरकार जो लाख दावा करती हो, वहां की हकीकत उस वक्त सामने आती है जब एक मृत व्यक्ति को जिंदा और जिंदा व्यक्ति को मृत बताते हुए उसकी सर्टिफिकेट तक दे दी जाती है। अब अंदाजा लगाइए कि उस पूरे परिवार पर क्या बीत रही होगी। शुक्र है पत्नी का कि जिन्होंने मरने से पहले, बल्कि यूं कहें कि मरने के बाद जब मुखाग्नि की बारी आई तो जब उस पूरे पैकेट को खोला गया तो उसका चेहरा देखने का जो अनुरोध किया गया, हालांकि उस वक्त भी जो कर्मचारी थे उन्होंने उस मनाही की, क्योंकि कोविड के पेशेंट को चेहरा तक नहीं देखने दिया जाता है और अमूमन उन्हें जला दिया जाता है। लेकिन पत्नी ने बहुत मिन्नतें की, बहुत आरजू की, तब जाकर के वहाँ जो इस पूरे अंतिम संस्कार को जो करते हैं उन लोगों ने कहा कि भाई ठीक है चलिए। लेकिन जब वो अपने पति का चेहरा देखती है तो सन्न रह जाती है और वो चिल्लाने लगती है और सीधा बॉडी को लेकर के कहती है कि ये तो उनके पति का है ही नहीं। तब जाकर ये मामला सामने आता है। आप अंदाजा लगाइए कि यदि मुखाग्नि या उनको जला दिया जाता तो शायद ये बातें पता भी नहीं चलती और वो लोग लौट जाते। लेकिन कहीं ना कहीं पत्नी को इस बात का अंदाजा था कि अचानक से इतना सब कुछ नहीं हो सकता। बावजूद इसके जब पीएमसीएच की तरफ से घोषणा की जाती है, बाकायदा अनाउंसमेंट किया जाता है कि अमुक व्यक्ति की मौत हो जाती है और उसके बाद उसकी बॉडी को, मतलब उसके परिजनों को सौंप दिया जाता है और वो परिजन सीधा उसको बांसघाट अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं। और अंत में से जलाने से ठीक पहले जब इस बात का की पुष्टि हो जाती है, जो पत्नी कहती है कि ये उसके हस्बैंड नहीं है, तब जाकर के पूरे अस्पताल प्रशासन इस बात को लेकर के हाहाकार मच जाता है, सनसनी फैल जाती है। और जिस व्यक्ति को मृत घोषित किया गया वो व्यक्ति इलाज करा रहा होता है और ये दूसरा व्यक्ति था जिसकी मौत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो कागजी प्रक्रिया है या जो सिस्टम है उसमें खामियां नजर आती है और यही कारण है कि पीएमसीएच इस बात को कितना भी बर्खास्तगी कर ले, जांच कर ले, ये एक छोटी घटना नहीं है। एक किसी जीवित व्यक्ति को मृत करने की जो घटना हुई है इसकी वजह से अस्पताल प्रशासन शर्मसार है और
पीएमसीएच चूंकि पूरे बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहाँ एक अलग तरीके का जो विश्वास पैदा हुआ है हाल के दिनों में, जी। वो विश्वास कहीं ना कहीं खोता हुआ नजर आता है। और लगता है कि इस तरीके की जो मानवीय भूल है, इसमें किसी को जिंदा कर देना या किसी मृत जीवित व्यक्ति को मृत घोषित कर देना, इस तरीके की जो घटना है, कहीं ना कहीं पीएमसीएच और स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर के गंभीर है। और जी बिल्कुल गौतम जी, कहीं ना कहीं ऐसी घटना पीएमसीएच पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है, विभाग पर सवाल खड़ा करती है, पूरे अस्पताल पर सवाल खड़ा करती है। और अगर पत्नी चेहरा नहीं देखती और ये घटना हो जाती, मुखाग्नि दे दी जाती, तो ये पूरे मामले का खुलासा भी नहीं हो पाता। ये जब पत्नी और परिवार जन अस्पताल पहुंचे, पीएमसीएच पहुंचे, तो अस्पताल प्रबंधन का क्या रवैया था? अस्पताल प्रबंधन को पूरी बात की जानकारी दी गई कि भाई ये किसी दूसरे व्यक्ति का बॉडी जो है दे दिया गया है। तब इसकी जांच की जाती है, तब पता चलता है कि अरे ये तो उनके परिवार के लोग नहीं, उनके परिवार के जिस व्यक्ति को बाहर से लाया गया था, ये उनका इलाज चल रहा है। तब जाकर के इस पूरे मामले का उद्भेदन होता है। और वहां पर क्योंकि मीडिया के तमाम लोगों की नजर इस वक्त पीएमसीएच की तरफ ही थी, क्योंकि कोविड को लेकर के लगातार वहां पर जांच के बाद अलग अलग जिलों से जो लोग आ रहे थे, उनको एडमिट करने की व्यवस्था की जा रही थी। 100 बेड लगाए जा रहे थे, परिजनों के लिए डिस्प्ले लगाया गया। ये तमाम वो चीजें घड़ी की घड़ी रह जाती है जब ये पता चलता है कि कोई जीवित व्यक्ति अंदर इलाज करा रहा होता है और उसी के नाम पर एक दूसरा व्यक्ति जिसकी बॉडी उसी के परिजनों को सौंप दी जाती है, जिसका और इस तरीके से पैक किया गया था कि कोई भी इस बात को पकड़ नहीं पा रहा था कि कोविड-19 की जब जांच हुई थी तो वो पॉजिटिव पाया गया था। इसलिए उसके बाद जो मरने के बाद जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया होती है वो कोविड के तरीके से हो रही थी, ताकि संक्रमण का खतरा न रहे। लेकिन इस खतरे से पहले पत्नी ने जिस तरह से इस खतरे को भांप लिया और उन्होंने कहा कि मैं उनके अंतिम संस्कार से ठीक पहले उनको एक नजर देखना चाहती हूँ, और तब जाकर के इस बात का पता चलता है। वरना आप अंदाजा लगाइए कि अगर पत्नी को देखने नहीं दिया जाता या पत्नी नहीं देख पाती, तो शायद वो उसी अपने पति के डेथ सर्टिफिकेट को लेकर के वो सीधे अपने घर लौट जाती और बाकी की जो चीजें होती है वो होती। लेकिन इस तरह की जो घटना है, कहीं ना कहीं एक मानवीय भूल जो है शर्मसार करती है। पीएमसीएच की इतनी बड़ी घटना है और इस घटना के बाद तमाम जो अखबार चैनल हैं उनकी नजरें जब पड़ती है अस्पताल प्रशासन से, जब इस बात को लेकर के जब पूछा जाता है तो उन्होंने कहा कि हाँ इस पर कार्रवाई हुई है और जिस व्यक्ति जो जीवित व्यक्ति है वो मृत खुद पीएमसीएच अस्पताल प्रशासन मान रहा है कि हाँ ये चूक हुई है। और ये चूक का उद्भेदन भी उस वक्त पता चलता है जब ठीक पहले परिवार के लोग, मतलब आप अंदाजा लगाइए कि कागज से किसी और व्यक्ति का इलाज चल रहा होता है और वो व्यक्ति बाद में अपना इलाज करा रहा है और उसके परिजनों को मिलने नहीं दिया जा रहा है। डिस्प्ले की जहाँ तक बात है, डिस्प्ले तक काम नहीं कर रहे हैं पीएमसीएच के। तो स्वास्थ्य विभाग मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन तक ये बातें पहुंची और स्वास्थ्य पीएमसीएच के जो अधीक्षक हैं उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और इस पूरे मामले में कार्रवाई की और बर्खास्तगी की बात कही। लेकिन बर्खास्तगी से सिर्फ किसी बात का हल नहीं हो सकता। बर्खास्तगी तत्काल ठीक है, इस खबर को लेकर के उन्होंने तत्काल बर्खास्त कर दिया हो कर्मचारियों को, लेकिन कर्मचारियों की कहीं ना कहीं आपाधापी, भागम भाग या यूं कहें कि कहीं ना कहीं अवहेलना हुई है। तो जी बिल्कुल गौतम जी, बर्खास्तगी से कहीं ना कहीं इस पूरे जो मामले का है वो निपटारा भी नहीं हो सकता है, उसको नहीं सुलझाया जा सकता है। कहीं ना कहीं जांच की बात जिस तरीके से की जा रही है, जांच की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ये एक बड़ी घटना है। पीएमसीएच पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। बिहार का बड़ा अस्पताल पीएमसीएच माना जाता है, उसके बाद भी ऐसी लापरवाही होना कहीं ना कहीं एक बड़े सवाल खड़े करता है। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार गौतम, हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मधुपुर उपचुनाव को लेकर देवघर के वैष्णवी क्लर्क इन होटल में इन प्रेस वार्ता का आयोजन। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सोरेन पर जमकर हमला बोला है। पूर्व सीएम रघुवर दास ने कहा कि हेमंत सोरेन सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, उन्हें आंदोलन का ज्ञान नहीं। आपको बता दें कि रघुवर दास ने हेमंत सोरेन को आंदोलन, आदिवासी और गरीबी का मर्म समझाने के लिए अपने
पिता गुरुजी से ज्ञान लेने की सलाह भी दी है। इतना ही नहीं, रघुवर दास ने मधुपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी की जीत को सुनिश्चित भी बताया। तो झारखंड में जो मिशनरी व्यवस्था है, इस व्यवस्था को किस प्रकार भ्रष्टाचार के दलदल में फंसाकर इस राज्य में प्रशासनिक अराजकता भी हम सबको देखने का मौका मिला, और इसी के कारण, इसी प्रशासनिक अराजकता के कारण आज राज्य में कानून व्यवस्था स्थिति पूरी तरह चल रही है, पूरी तरह ध्वस्त हो गई। जो हमारी सरकार के समय उग्रवाद अंतिम सांसें ले रहे थे, आज उग्रवाद सर चढ़कर अपराधी गिरोह उग्रवादियों का सरकार का संरक्षण। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से संवाददाता कुमार कामेश सीधे जुड़े हुए हैं। कामेश जी, पूर्व सीएम सोरेन पर निशाना साधा गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जमकर वार किया है। इस दौरान मधुपुर उपचुनाव लगातार जो है वहां की सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय उपाध्यक्ष है रघुवर दास और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उन्होंने जिस तरह से देवघर में विवादित बयान दिया है, तो इस तरह का बयान वो पहली बार नहीं दिए हैं। इससे पहले भी वो लगातार जो है महागठबंधन सरकार पे हमलावर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मधुपुर का चुनाव का तिथि जो है नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है अपने चरम पे चढ़ता जा रहा है। और इसी क्रम में जिस तरह से देवघर में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सोरेन पे हमला किया है, जुबानी हमला किया है, इसमें सबसे बड़ी बात आ रही है कि उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार को भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार बताया, साथ ही साथ आदिवासियों का मर्म नहीं समझने वाला मुख्यमंत्री बताया। तो देखिए, रघुवर दास ने जिस तरह से हमला किया है, वो एक चाहते हैं कि मधुपुर चुनाव में कहीं ना कहीं जो जुबानी जंग है, जो आरोप प्रत्यारोप है, उस आरोप प्रत्यारोप के दौर से हम ज्यादा से ज्यादा जो है महागठबंधन सरकार को घेरने का प्रयास जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कि जिसका सीधा लाभ जो है वो भारतीय जनता को मधुपुर चुनाव में मिल सके। और इसको लेकर एक एक करके प्रेस वार्ता का दौर आयोजित किया जा रहा है, सभा आयोजित की जा रही है, और लोगों को अपने और आकर्षित करने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। तो देखिए, मधुपुर की अगर बात की जाए तो मधुपुर में अगर जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो वहां पे भी आदिवासी बहुल लोगों की जो संख्या है वो एक निश्चित मात्रा में है। तो ऐसे में आदिवासियों के मर्म को नहीं समझने वाला, भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार, तो एक साथ रघुवर दास ने कई ऐसे आरोप लगाए हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पे। तो इसका जवाब जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को देना होगा, क्योंकि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं रघुवर दास, और उन्होंने जो आरोप लगाए इस पे हेमंत सोरेन को सफाई देनी चाहिए। लेकिन जो आरोप लगा दिया गया आस्था, वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर रघुवर दास ने ऐसी बात क्यों कही। तो देखिए, जो शिबू सोरेन के बारे में उन्होंने कहा, और शिबू सोरेन से तुलना की है हेमंत सोरेन की, कि अपने पिता जो हैं शिबू सोरेन, उनसे कुछ सीखे, उनके आदर्शों पे चले। तो देखिए, शिबू सोरेन का जो चरित्र रहा है वो अपने आप में एक अच्छा चरित्र रहा है। वो ऐसे आंदोलनकारी नेता के उभर में के रहे हैं जब महाजनों की प्रथा चल रही थी, सूदखोरी प्रथा चल रही थी। उस समय यहाँ के आदिवासियों को जगाने का प्रयास किया, उन्हें शिक्षा से जोड़ा, और एक नेता, बड़े नेता, झारखंड के एक बड़े नेता बनकर उभरे थे। तो ऐसे में आंदोलन के राह पे चल के जहां शिबू सोरेन ने अपनी पहचान बनाई, वहीं हेमंत सोरेन की अगर बात की जाए तो हेमंत सोरेन जो है अपनी जो पैतृक राजनीतिक विरासत है, उस विरासत को थामे हुए हैं। तो ऐसे में रघुवर दास का ये जो आरोप है, ये कहीं ना कहीं सही भी दिखता है कि उन्हें विरासत में राजनीति मिली है, वो आंदोलन के उभरे हुए नेता नहीं है। तो ऐसे में अगर आंदोलन से उभर के आते तो यहाँ की राजनीति में झारखंड के झारखंडियों की, आदिवासियों की जो हिमायत होनी चाहिए, जो उनकी लाभ के लिए जो योजनाएं चलनी चाहिए थे, या उनका जो दुख दर्द है, उस दुख दर्द को समझने में कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन विफल रहे हैं, ये आरोप लगाया है। तो देखिए, हेमंत सोरेन जो है अभी एक सुलझे हुए नेता के तौर पे काम कर रहे हैं। और इन सारी बातों को छोड़ दी जाए, आरोप प्रत्यारोप की बात की जाए, तो यहाँ सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो मधुपुर उपचुनाव है। और उपचुनाव को लेकर ही दोनों गठबंधन के लोग, या एनडीए गठबंधन की बात करें या महागठबंधन की बात करें, ये दोनों गठबंधन के लोग अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए इस तरह का आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप
लगा रहे हैं। हालांकि हेमंत सोरेन ने इसकी सफाई भी दी है कि जो कार्य मैं कर रहा हूं बीते 1.5 साल में, मैंने 1.5 साल में जो कार्य किए अब तक की किसी भी सरकार ने नहीं किया है। तो आशा देखिए, एक और जहां हेमंत सोरेन अपने इस 1.5 वर्ष के कार्यकाल को जहां मधुपुर के उपचुनाव में चुनावी मैदान में उतरकर खुलेआम मंचों से यह चुनौती दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही है वो 20 वर्षों में लगभग 20 वर्षों में कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो झारखंडियों के हित में हो। अब तक देखिए, सबसे बड़ी बात उन्होंने जो कार्य किए हैं उनमें सबसे बड़ा कार्य जो रहा है कि खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति। झारखंड को बने हुए लगभग 21 वर्ष हो गए और 21 वर्षों के दरमियान जो है राज्य सरकार ने, हेमंत सोरेन की सरकार ने जो है कि यहाँ के खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति की थी। तो ये बात भी वहां पे जाके हेमंत सोरेन रख रहे हैं। तो ऐसे में एक और जहां हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है अपने 1.5 साल के कार्यकाल को जनता के बीच में रख रहे हैं, वही जो है पूर्ववर्ती सरकार जिसके अगुआ पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास रहे हैं, उन्होंने यह अब आरोप लगाना शुरू किया है कि 1.5 साल के कार्यकाल में ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ जो हेमंत सरकार की उपलब्धि बताया जाए। तो ऐसे में देखा जाए तो मधुपुर का जो चुनावी जंग है वो कहीं ना कहीं जो है बहुत ही दिलचस्प होते जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव का समय आ रहा है आस्था, वहां पे चुनावी जंग भी और जुबानी जंग दोनों एक साथ देखने को मिल रहे हैं। अब आरोप प्रत्यारोप का दौर इस स्तर पर चला गया है कि लोग अमर्यादित बातें भी एक दूसरे के ऊपर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह जो दौर है, यह आने वाला जो समय है 17 अप्रैल से पहले इस तरह की और भी बातें सामने आएंगी और इस तरह के आरोप प्रत्यारोप जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मधुपुर की अभी कामेश जी, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, पूर्व सीएम जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, क्या इससे ऐसा प्रतीत होता है कि मधुपुर उपचुनाव है इसलिए पूर्व सीएम जैसे बयान दे रहे हैं वो सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं? बिल्कुल आस्था, मैंने पहले भी कहा कि वो जनता के बीच जहां वो जनता के बीच में रहने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, जहां महागठबंधन की सरकार अपने 1.5 वर्ष के कार्यकाल की बखान कर रही है, वहीं जो एनडीए के लोग हैं या भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो ये बातें जनता के समक्ष रख रहे हैं कि 1.5 वर्ष का जो कार्यकाल रहा है हेमंत सोरेन का वो विफलताओं से भरा रहा है, भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं और ऐसे आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हुई है। तो किसी भी मोर्चे पे जो है महागठबंधन की सरकार सफल नहीं है, ये बातें जनता के बीच में रख रहे हैं। अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो महागठबंधन के जो लोग हैं वो अपने 1.5 साल के कार्यकाल की बातें जो है वो मधुपुर उपचुनाव में जाकर जो है आम जनता के बीच में रख रहे हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो एक और जो है महागठबंधन के जो लोग हैं उनका पूरा जो खेमा जो है मधुपुर उपचुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए, उनके जो प्रत्याशी हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से हफीजुल हसन, उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरा खेमा लगा हुआ है। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कई कदावर नेता जो हैं वो मधुपुर उपचुनाव में जाकर चुनावी जंग में शामिल होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं और एक माहौल तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है कि जनता ज्यादा से ज्यादा उनके पक्ष में वोट करे। तो ऐसे में यह रणनीति के तहत ही कार्य किया जा रहा है। इसको एक चुनावी रणनीति कहा जा सकता है कि जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है, इस तरह की जो रणनीतियां होती है वो चुनाव के माहौल में जरूर देखने को मिलता है। लेकिन इसका असर आस्था कितना हो पाएगा यह मधुपुर उपचुनाव के जब परिणाम आएंगे 2 मई को, उसके बाद यह मालूम चल पाएगा कि किस महागठबंधन की या किस एनडीए गठबंधन की, किस गठबंधन के लोगों की जो रणनीति है मधुपुर उपचुनाव बेहद नजदीक है आम जनता से। लेकिन इस दौरान जिस तरीके से सीएम हेमंत सोरेन चल रहे हैं अपने विकास कार्यों को गिना रहे हैं और काफी संभल के सीएम हेमंत सोरेन चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि वो कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते या फिर कहीं ना कहीं डर रहे हैं हेमंत सोरेन कि मधुपुर उपचुनाव की जो सीट है वो उनके हाथ से छूट ना जाए। बिल्कुल आशा, देखिए मैं आपको बता दूं कि मधुपुर उपचुनाव विधानसभा चुनाव 2014 की बात की जाए तो वहां पे जो दिवंगत जो है हाजी हुसैन अंसारी, उन्होंने 88,000 वोट लाए थे और भारतीय जनता पार्टी के जो राज परिवार थे उन्हें लगभग 86,000 और आजसू के गंगा नारायण सिंह को लगभग 44,000 वोट मिले थे। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जिस तरह से हेमंत सोरेन ने एक मास्टर स्ट्रोक के तहत
स्वर्गीय हाजी हुसैन के बेटे हफीजुल हसन को चुनाव से पूर्व ही बिना चुनाव करवाए उन्हें मंत्री पद से नवाज दिया था। तो ऐसे में जो है भारतीय जनता पार्टी ने भी इसका जवाब दिया और आजसू के जिस उम्मीदवार को 44,000 वोट मिले थे उसे भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे में लाने में सफल रही और उसको उम्मीदवार बना दी। तो ऐसे में देखा जाए तो एक और राज परिवार 66,000 वोट लाते हैं और गंगा नारायण सिंह जो वर्तमान प्रत्याशी उन्हें 44,000 लगभग वोट मिले थे। तो इन दोनों वोटों को अगर जोड़ दिया जाए, इनको एक साथ कर दिया जाए तो लगभग 1 लाख वोट होते हैं। और जबकि महागठबंधन के जो प्रत्याशी थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रत्याशी थे हाजी हुसैन, उन्हें 88,000, तो उनके जो वोटों का अंतर हो जाता है। तो एक खेमा जो है भारतीय जनता पार्टी का जो खेमा उस दरमियान जो है मजबूत स्थिति में था। तो ऐसे में अगर दोनों गठबंधन, ये दोनों लोग जो है भारतीय जनता पार्टी, अगर आजसू ये दोनों की वोटें अगर एक साथ कोलैप्स हो जाती है तो ये निश्चित ही कामेश जी बिल्कुल लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा और कोई भी पार्टी मधुपुर उपचुनाव की सीट अपने हाथ से नहीं खोना चाहती है। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, अपने अपने दांव चले जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार कामेश, सीधे रांची से हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। कोरोना के दूसरे लहर के बढ़ते प्रकोप के बीच एक बार फिर से प्रवासियों का दूसरे राज्यों से झारखंड आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और इसी कड़ी में महाराष्ट्र से लोकमान्य तिलक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन प्रवासियों को लेकर रांची पहुंची। बता दें कि यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए ट्रेन का परिचालन रेलवे की ओर से किया गया। तो वहीं रांची स्टेशन पहुंचने पर सभी यात्रियों का कोरोना टेस्ट भी किया गया। करीब 25 यात्री इस ट्रेन से यहाँ रांची स्टेशन पर उतरे हैं। इन सभी की मेडिकल जो है जांच कराई जा रही है और उसके लिए जिला प्रशासन की टीम यहाँ मुस्तैद है और उसके बाद ही यहाँ से लोगों को जाना चाहिए। सर क्या कुछ आने वाले समय में जो और भी दूसरे राज्यों से जो आने वाले हैं उनके लिए क्या प्रोटोकॉल है सर? देखिए, ऐसा कोई निर्देश अभी नहीं मिला है कि किस दिन ट्रेनों को करना है, लेकिन हमारे पास रांची और हटिया स्टेशन पे मेडिकल टीम ऑलरेडी। कोरोना संक्रमण की रफ्तार पूरे झारखंड में तेज हो गई है और इसी के चलते कई स्कूल कॉलेज के कर्मचारी और छात्र भी संक्रमित पाए गए हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने कोरोना की बढ़ते रफ्तार को देखते हुए नया एसओपी जारी किया, जिसके तहत 30 अप्रैल तक सभी स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया। तो वहीं स्कूल कॉलेज बंद हो जाने के बाद एक बार फिर से स्कूल और कॉलेज की ओर से ऑनलाइन क्लास शुरू करवाई जा रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से तेज हो गई और इसी वजह से सभी स्कूल और कॉलेजों को 30 अप्रैल तक बंद कर दिया गया, जिसके बाद स्कूल और कॉलेजों की ओर से फिर से ऑनलाइन क्लास देने का निर्णय लिया गया। वहीं रांची यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार ने कहा कि बच्चों की पढ़ाई जिस प्रकार से ऑनलाइन चलती थी उसी रूटीन से फिर से क्लासेस होंगी। जैसे चलता था उसी तरह का हमारा सिस्टम है। जो रूटीन से क्लासेस होती थी उसी रूटीन से बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन होंगी और जो मिड सेमेस्टर के प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम्स ऑनलाइन होते थे वो भी उसी तरह से होंगे और मिड सेमेस्टर के आधार पे ही बच्चों को प्रमोशन दिया जाएगा। वहीं इस विषय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सत्यनारायण मुंडा ने कहा कि हमारे यहाँ क्लास होते रहे हैं, जिसमें अलग अलग विषयों का अलग अलग शिफ्ट में क्लास करवाया गया है। कई कोर्स 60 से 70% पूरे करवा लिए गए और इसी आधार पर मिड सेमेस्टर का एग्जाम भी ले चुके हैं। यहाँ पर क्लास होते रहे हैं और हम लोग लेते रहे हैं और जहाँ तक चूँकि 3 शिफ्ट में हम लोगों ने क्लास की व्यवस्था की थी, है ना। जैसे मॉर्निंग 7:30 बजे से, जैसे कॉमर्स है, बीबीए है, एमबीए है, बीसीए है, या तो एमसीए है, या तो एमएससी आईटी है, या तो माइक्रोबायोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो इसको 3 शिफ्ट में हम लोग ले रहे हैं। तो और अंग्रेजी अगर विभाग है तो उन लोगों ने कोर्स लगभग आधा से अधिक कर चुका था। वहीं ऑनलाइन क्लासेस को लेकर छात्रों का कहना है कि ऑनलाइन क्लास से बेहतर ऑफलाइन क्लास होता है। हम लोगों को विषयों को समझने में आसानी होती है। कई ऐसे विषय होते हैं जो ऑनलाइन क्लास से सुलझाए नहीं जा सकते हैं। 3 महीने का सिलेबस 1.5 महीने में कवर करवाया जा रहा है और इससे हम लोगों पर प्रेशर आ रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है, ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है, तो ऑनलाइन भी एग्ज़ाम होना चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है तो उस बेसिस पे
स्टूडेंट को ज़्यादा समझ नहीं आता है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई होता है किसी को मतलब उसमें ज़्यादा परेशानी होता है ना, क्योंकि ऑफलाइन एग्ज़ाम में ज़्यादा प्रेशर रहता है स्टूडेंट सबका और क्लासेस भी वैसा ही रहता है इसी वजह से। और ऑनलाइन एग्ज़ाम रहता है तो ऐसा में स्टूडेंट थोड़ा सा अपने नॉलेज से भी लिख सकता है। वहीं ऑनलाइन क्लास में होने वाली परेशानियों पर रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार ने कहा कि ओपन क्लासरूम में जिस प्रकार से पढ़ाई होती है उस प्रकार से बच्चों को निश्चित ही सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, लेकिन हमारी प्राथमिकता है बच्चे स्वस्थ रहें और किसी को किसी तरह का संक्रमण ना हो, और इसलिए हमने सरकार का जारी आदेश लागू किया है। सुविधा हम दे सकते हैं, दे रहे हैं, लेकिन ओपन क्लासरूम में जैसी पढ़ाई होती है उस तरह से तो निश्चित ही बच्चों को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। लेकिन अभी प्रायोरिटी है कि हर कोई स्वस्थ रहे, हमारे यहाँ के हर बच्चे स्वस्थ रहें, किसी को किसी तरह का कोई संक्रमण ना हो, ये देखते हुए हमने अभी सरकार का ये आदेश लागू कर दिया है। इसके अलावा इस बारे में कुछ छात्रों का कहना है कि कोरोना के दौरान ऑनलाइन क्लास ही बेहतर है। रांची में कई स्कूल कॉलेजों में कोरोना संक्रमित मिले हैं, ऐसे में ऑनलाइन क्लास ही सही है। जाहिर सी बात है कि ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा अच्छा होता, पर ये कोविड महामारी के जो बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए विश्वविद्यालय ने यह निर्णय लिया ऑनलाइन, और आशा है कि पिछले बार से जो इस बार की ऑनलाइन क्लासेस होंगे बेहतर होंगे, और छात्र हित में अभी का स्थिति देखते हुए ऑनलाइन क्लास ही उचित है। हाँ, ये तो शुरू से हमारा मांग रहा है कि अगर ऑनलाइन क्लासेस हो तो ऑनलाइन ही परीक्षा लिए जाए। देखिए, वर्तमान परिस्थिति में जो भी अभी चल रहा है पूरे देश के अंदर में कोरोना महामारी का जो सेकेंड वेव एक बहुत विशाल रूप ले लिया है, तो कहीं न कहीं ऑनलाइन ही शिक्षा जो चल रहा है ज़्यादा बेहतर है। ऑफलाइन कराने से महामारी कहीं न कहीं ज़्यादा बढ़ेगा। एक ही राज्य के दो अलग अलग विश्वविद्यालयों के फैसले से छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में यह देखना अहम होगा कि विश्वविद्यालय की ओर से छात्रों की बातों को कितनी गंभीरता से लिया जाता है। वीआईपी न्यूज के लिए रांची से करिश्मा सिन्हा की रिपोर्ट। वीआईपी न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।